जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीएस सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में कल बीए फिफ्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स यानी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में जिसका पेपर कोड है ECU 305, इसका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो देखिए 2023-24 सत्र का एक क्वेश्चन पेपर है। जिस बच्चे ने क्वेश्चन पेपर भेजा है उसका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे बच्चों का हेल्प हो जाएगा। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पेपर में पढ़ा था आर्थिक समृद्धि एवं विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो मैंने क्वेश्चन पेपर दिया था, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराने में मैंने बहुत ही मेहनत की है। तो आप सभी से जिम्मेदारी आप सभी को जिम्मेदारी देता हूँ और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करिएगा, ताकि वो भी एग्जाम से पहले अपना क्वेश्चन पेपर ज़रूर देख ले और एग्जाम में काफ़ी अच्छा अंक पा सके। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ध्यान रखिएगा। आप इस क्वेश्चन पेपर को आगे ज़रूर सेंड करिएगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का। आपका एग्जाम हो जाएगा तो आप जितने भी आप सभी के पेपर है क्वेश्चन पेपर, वो सभी सेंड कर दीजिएगा। ये आपकी जिम्मेदारी, आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि आप सिक्स सेमेस्टर में भी जैसे आप लोग भेजेंगे तो आपके जो जूनियर है वो आके फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे, उसी तरह से जो सिक्स सेमेस्टर में बच्चे क्वेश्चन पेपर भेजे हैं, तो जब आप लोग सिक्स सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको वो क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब आप लोग भेजेंगे तभी आपके जूनियर पढ़ पाएंगे। तो आपकी जिम्मेदारी है, क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा। ठीक है, चले ध्यान रखिएगा। ECU 305 है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का ये फर्स्ट है। आपके पास कोई भी क्वेश्चन पेपर होगा, मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का। आप लोग क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा, मैं आपके एग्जाम से पहले सॉल्व करा दूंगा ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलें, ECU 305 है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स फर्स्ट है। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से एक देश में राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, बिल्कुल, उपभोग स्तर भी बढ़ता है और आपका लाभ संभावनाएं भी बढ़ती हैं। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका पहले का। ठीक है, जो मैंने इसके पहले क्वेश्चन पेपर सुबह में आपको सॉल्व करा कर दिया था, उसमें भी इससे कई सारे प्रश्न मिलते जुलते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें भी पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा, उस क्वेश्चन पेपर को भी देख लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न आपका है, किस परिस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव एवं लाभप्रद है? किस परिस्थिति में? तो ध्यान रखिएगा, लागतों में जब तुलनात्मक अंतर होता है, उस परिस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव और लाभप्रद होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर दूसरे का। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जब कंपैरेटिव डिफरेंसेस इन कॉस्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर दूसरे का। चलिए, तीसरा प्रश्न है आपका, रिकार्डो यानी डेविड रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू पर। डी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 3 का। चलिए, चौथा प्रश्न आप लोगों का पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में अक्सर लागत का प्रयोग किया। ठीक है, सॉरी, अवसर लागत का है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने सुबह में कराया था आपको, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में अवसर लागत या फिर अवसर लागत सिद्धांत का प्रयोग किसने किया? तो हैबरलर महोदय ने किया। बी ऑप्शन राइट है आपका, प्रश्न नंबर चौथे का। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया था, कौन सा वक्र एक वस्तु की मांग को दूसरी वस्तु की पूर्ति के संबंध में परिभाषित करता है? तो यह आपका प्रस्ताव वक्र है। ठीक है, ऑफर कर्व है। ए ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 5 का। चले, छठा प्रश्न देखिएगा, क्या पूछा गया है, व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो इसके प्रतिपादक हैं डेविड रिकार्डो। डी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर छठे का। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी ऑफ ट्रेड डेविड रिकार्डो है, व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत के प्रतिपादक डेविड रिकार्डो। चले, अगला प्रश्न है, अवसर लागत सिद्धांत में रैखिक उत्पादन संभावना वक्र प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? तो स्थिर अवसर लागत प्रदर्शित करता है। ठीक है, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को प्रदर्शित करता है। सी ऑप्शन राइट है, प्रश्न नंबर 7वें का। चलिए, आठवां प्रश्न आपका पूछा गया था, उत्पादन में किसी देश को पूर्ण विशिष्टीकरण निम्न स्थितियों में प्राप्त हो सकता है, किस स्थिति में प्राप्त हो सकता है? तो ध्यान रखिएगा, लागत समता की स्थिति में, यानी कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशन में। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 8वें का। चलिए, प्रश्न नंबर 9 आपका पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यदि P मूल्य स्तर हो, X निर्यात का आयात का तथा Q परिमाण का द्योतक हो, तो आय का व्यापार शर्त होगा। तो PX अपन PM इंटू QM। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका, प्रश्न नंबर 9 का। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, 10वां है,
पारस्परिक मांग सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? बताइए, डेविड रिकार्डो, ओहलिन है, सैमुअल्सन है या फिर जेएस मिल है? पारस्परिक मांग सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है? बिल्कुल जेएस मिल है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 10 का। चलिए देखिए, सभी छात्र छात्राओं से निवेदन है कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को आगे जरूर भेज दीजिएगा, अपने साथियों के साथ साझा जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किससे जैकब वाइनर का नाम संबंधित है? तो देखें, एक साधनात्मक व्यापार की शर्त, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 11 का। 12 नंबर प्रश्न है, संतापी समृद्धि की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। पूछा क्या है? संतापी समृद्धि की अवधारणा, ठीक है, किसके द्वारा यह दिया गया था? तो जगदीश भगवती द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 12 का। चलिए, आपके पास कोई भी क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है, लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, भेज दीजिएगा। साधन कीमत समानीकरण प्रमेय इस नाम से भी जाना जाता है, तो एच-ओ-एस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, एच-ओ-एस थ्योरम के, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, इन सभी प्रश्नों को मैं समझा देता क्योंकि कल ही आप लोगों का पेपर लगा हुआ है, तो ज़्यादा समय बचा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हेक्सचर-ओलिन सिद्धांत की मान्यता है, कौन सी मान्यता है? तो उत्पादन एवं साधन दोनों बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता की, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 14 का। प्रश्न नंबर 15 आपका पूछा गया है, ओहलिन की सापेक्षिक साधन प्रचुरता की कीमत कसौटी के अनुसार देश ए में पूंजी की प्रचुरता है जब पूंजी और श्रम की कीमतों का अनुपात, देखिए तो इसका राइट आंसर हमें नहीं मिला है, ठीक है, बाकी इसका बी आंसर आपका 100% करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ए और बी में से कोई एक होगा, सी और डी आपका एकदम नहीं है, ठीक है। ए और बी में से कोई एक होगा। राइट आंसर मुझे 100% जहाँ तक मैं श्योर हूँ बी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए इसमें, ठीक है। बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा प्रश्न नंबर 15 को लेकर के। चलिए, 16 नंबर प्रश्न है आपका, हेक्सचर-ओहलिन सिद्धांत की वैधता को चुनौती देने वाले तथ्य को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? लियोनटिफ विरोधाभास के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 16 का। चलिए, 17 नंबर प्रश्न पूछा गया था, स्टोल्फर सैमुअल्सन प्रमेय की मान्यता है, कौन सी मान्यता है? तो दो देश परस्पर व्यापार करते हैं, एक देश दो साधनों में से वस्तुओं का उत्पादन करता है, यह भी राइट है। दोनों वस्तुओं के उत्पादन फलन के रेखीय तथा प्रथम कोही का समरूप है, यह भी राइट है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट है उपरोक्त सभी। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, पाल क्रुगमैन के नए व्यापार सिद्धांत के अनुसार देशों के बीच व्यापार को संचालित किया जा सकता है, कैसे? तो ध्यान रखेंगे, कुछ उद्यमों में एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता सृजित करने वाली पैमाने की मिति व्यवस्थाओं द्वारा, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 18 का। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, 19 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ हैं, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड के लाभ क्या होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, उपभोक्ताओं को सस्ती वस्तुएं उपलब्ध होता है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है और आर्थिक विकास भी होता है, ठीक है, ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्राविधिक पश्चाता लिखा हुआ है, यहाँ देख लीजिए, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वाज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा ये डेवलप किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो प्राविधिक पश्चाताप प्रारूप है, किसके द्वारा यह किया गया है? बताइए। बिल्कुल एमबी पोन्सर के द्वारा, ठीक है, पोन्सर के द्वारा, एमबी पोन्सर के द्वारा। ये ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 20 का। प्रश्न नंबर 21 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ का स्रोत है, इंटरनेशनल ट्रेड के व्यापार का लाभ का स्रोत पूछा है, ठीक है, टैरिफ होता है यानी प्रशुल्क होता है, या सेल्फ सफिशियंसी होता है, आत्मनिर्भर, या फिर निरंकुश संतुलन, ठीक है, या फिर तुलनात्मक लाभ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ का जो स्रोत है वो कंपैरेटिव एडवांटेज होता है, ठीक है, तुलनात्मक लाभ होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 21 का। चलिए, 22 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतरक्षेत्रीय व्यापार की एक विशिष्ट दशा है, यह कथन संबंधित है, तो ये स्टेटमेंट ओहलिन के द्वारा दिया गया था, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 22 का। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक किसी देश की व्यापार शर्तों को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? नहीं है पूछा, निगेटिव प्रश्न पूछा है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपके ठीक है, पूछा क्या है, किसी देश की, ठीक है, इनमें से कौन एक किसी देश की व्यापार
शर्तों को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। टैरिफ होता है प्रशुल्क, या फिर डेवोल्यूशन होता है अवमूल्य, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है आर्थिक समृद्धि, या फिर फिक्स रेट एक्सचेंज होता है। बिल्कुल देखिए फिक्स रेट एक्सचेंज होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्थिर विनिमय दर होता है। डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 23 का। प्रश्न नंबर 24 है, यदि एक पूंजी प्रचुर देश आयात प्रशुल्क लगा देता है तो उस देश में यानी यदि एक पूंजी प्रचुर देश में आयात प्रशुल्क यानी टैरिफ लगा देता है तो उस देश में क्या होगा? तो श्रम की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्राइसेस ऑफ लेबर विल इंक्रीज। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 24 का। चले अगला प्रश्न क्या है 25 नंबर, स्वतंत्र नीति की क्या विशेषता है? स्वतंत्र नीति की विशेषता क्या होती है बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल देखिए घरेलू तथा विदेशी वस्तुओं के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है और वस्तुओं तथा सेवाओं का स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह भी होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ए और बी दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। फ्री इंटरनेशनल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, और यह भी आपका ध्यान रखेंगे। चलिए 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से मात्रात्मक प्रतिबंध है। मात्रात्मक प्रतिबंध कौन है बताइए। इंपोर्ट कोटा है, इंपोर्ट टैरिफ है, VER है, या फिर डंपिंग है, बताइए। आयात अभ्यंश है, आयात प्रशुल्क है, VIR, या फिर राशिपातन, बताइए। मात्रात्मक प्रतिबंध बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल इंपोर्ट कोटा होता है, आयात अभ्यंश होता है। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 26 का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 27 नंबर है, संरक्षण की नीति का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? हैमिल्टन ने, मार्शल ने, डेविड रिकार्डो ने, या फिर जेएस मिल ने। संरक्षण की नीति का सुझाव, ठीक है, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। हु फर्स्ट सजेशन द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन, बताइए। बिल्कुल हैमिल्टन ने दिया है। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 27 का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 28 नंबर पूछा गया है, संरक्षण के पक्ष में गैर आर्थिक तर्क है। संरक्षण के पक्ष में गैर आर्थिक तर्क क्या है बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। द नॉन इकोनॉमिक एग्रीमेंट इन फेवर ऑफ प्रोटेक्शन आर। बिल्कुल देखें सुरक्षा तर्क है, स्वदेशी भावना तर्क है, और आत्मनिर्भरता तर्क है, ये सभी हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 28 का। चले 29 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, शिशु उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिताओं से बचाने के लिए किस नीति का अनुसरण करना उपयुक्त होगा? तो संरक्षण की नीति, ठीक है, प्रोटेक्शन पॉलिसी। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 29 का। चलिए प्रश्न नंबर 30 क्या पूछा गया है, अनुकूलतम प्रशुल्क दर वह है जो, यानी द ऑप्टियम रेट ऑफ टैरिफ इज दैट विच, यानी अनुकूलतम प्रशुल्क यानी टैरिफ दर वह है जो प्रशुल्क यानी टैरिफ से होने वाली हानि को न्यूनतम कर सके यानी कम कर सके। टैरिफ से होने वाली जो हानि होती है उसको कम कर सके, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 30 का। प्रश्न नंबर 31 क्या है, जिस प्रकार स्वतंत्र व्यापार प्रचुर साधन की कीमत को बढ़ा देता है और दुर्लभ साधन की कीमत को घटा देता है, उसी प्रकार संरक्षण, तो जो उसी प्रकार संरक्षण है दुर्लभ साधन की कीमत को बढ़ाता है और प्रचुर साधन की कीमत को घटाता है। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 31 का। चलिए प्रश्न नंबर आपका 32 है 32 नंबर, संरक्षण की आवश्यकता होती है, किसको होती है भैया? तो आयात प्रतिस्थापन एवं औद्योगिकरण नीति में, ठीक है। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी में। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 32 का। चलिए 33 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन प्रशुल्क का प्रभाव नहीं है? टैरिफ का प्रभाव कौन सा नहीं है बताने का प्रयास करेंगे। ये भी प्रश्न मैंने पढ़ा था, संरक्षण प्रभाव होता है, उपभोग प्रभाव भी होता है, और राजस्व प्रभाव भी होता है, ठीक है। प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है, कंजप्शन इफेक्ट होता है, और रेवेन्यू इफेक्ट भी होता है, ठीक है। आपका जो रैचेट प्रभाव है ये प्रशुल्क यानी टैरिफ का प्रभाव नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 34 क्या है, अभ्यंश का प्रमुख उद्देश्य है। अभ्यंश का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो भुगतान शेष की प्रतिकूलता को दूर करना, ठीक है, घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना, आंतरिक मूल्य स्तर को स्थिर करना, ये सभी क्या है अभ्यंश का प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिविटीज ऑफ कोटा, ठीक है, अभ्यंश यानी कोटा, ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 35 क्या है, निम्नलिखित में से कौन अभ्यंश यानी कोटा का प्रकार नहीं है?
तो ध्यान रखेंगे आपका जो एक पक्षी अभ्यंश है, द्विपक्षीय अभ्यंश है और प्रशुल्क अभ्यंश है। ये तीनों आपके अभ्यंश के प्रकार हैं, बल्कि जो आपका इंडिपेंडेंट कोटा होता है, ठीक है, जो स्वतंत्र अभ्यंश है, ये आपका अभ्यंश का प्रकार नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है, आपके बुक में भी दिया है, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 36 क्या है आपका, देखें, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को निम्नलिखित के बीच व्यापार और समझौते के सृजन के रूप में परिभाषित किया गया है। तो विभिन्न देशों के बीच, डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज, डी ऑप्शन करेक्ट है प्रश्न नंबर 36 का। चलिए प्रश्न नंबर 37 क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक एकीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण है। तो देखें, जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी जो होती है, ये आपके आर्थिक एकीकरण का महत्वपूर्ण कारक होता है, भौगोलिक निकटता, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 37 का। प्रश्न नंबर 38 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण में सदस्य देशों द्वारा गैर सदस्यों से आयातित वस्तुओं पर एक सामान्य बाह्य प्रशुल्क लगाने के साथ आंतरिक प्रशुल्क को समाप्त कर दिया जाता है। तो ये आपका किस में लगाया जाता है भैया, बिल्कुल सीमा शुल्क संघ में, बी ऑप्शन आपका राइट है, कस्टम यूनियंस में, बी ऑप्शन करेक्ट है प्रश्न नंबर 38 का। देखिए जल्दी जल्दी पढ़ाने का सिर्फ एक ही मतलब है कि कल आप लोगों का एग्जाम है, ठीक है। व्यापार कल दोपहर में एग्जाम है आपका, हो सकता है सुबह में हो या फिर दोपहर में, मैंने डेट शीट देखा है, कल आपका एग्जाम है, हो सकता है दोपहर में हो, तो सभी को शेयर कर दीजिएगा जरूर, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। चले देखें अगला क्वेश्चन क्या है आपका, व्यापार बाधाएं कम होने पर संसाधनों का अकुशल से कुशल कंपनियों में स्थानांतरित होना एकीकरण का कौन सा प्रभाव है। प्रावैगिक प्रभाव है, क्षेत्रीय प्रभाव है, वैश्विक प्रभाव है या स्थैतिक प्रभाव है। तो बिल्कुल देखें, ये आपका डायनामिक प्रभाव होता है, ठीक है, डायनामिक प्रभाव, डायनामिक इफेक्ट होता है, प्रावैगिक प्रभाव। ये ऑप्शन आपका राइट है। इससे संबंधित आपके अगला क्वेश्चन भी पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा। जब व्यापार बाधाएं कम हो जाती हैं और बाजार का आकार बढ़ जाता है तो इसे कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, डायनामिक इफेक्ट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, यानी एकीकरण का प्रावैगिक प्रभाव, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 40 का। प्रश्न नंबर 41 क्या है, साप्टा किस वर्ष से लागू हुआ, 2006, 2005, 2004 या 2001, बताने का प्रयास करेंगे। SAFTA साप्टा किस वर्ष से लागू हुआ। देखें, लागू होना और आपका स्थापना होना दोनों अलग अलग डेट होता है, तो ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग अच्छे से, ठीक है। तो 1 जनवरी आप लोग डेट याद रखिएगा, 1 जनवरी 2006 को साप्टा को लागू किया गया था, ये ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी कमेंट करके बताइएगा। इसकी स्थापना सन 2000 के पहले हुई थी, मैं इतना बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग बताएंगे कमेंट करके। देखें साप्टा, ठीक है, साप्टा निम्नलिखित में से साप्टा निम्नलिखित के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता है, किसके साथ है, तो सार्क के साथ ये हस्ताक्षर करके इसमें समझौता किया गया है साप्टा में, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 42 का। प्रश्न नंबर 43 क्या है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, SAARC, ठीक है, SAARC सार्क का जो मुख्यालय है आप सभी लोग जानते हैं काठमांडू में है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ। तो ये प्रश्न मैंने सुबह में भी आपको पढ़ाया था, ठीक है, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है। ब्रिक्स का दोस्तों मुख्यालय शंघाई चीन में है, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 45 का। चलिए प्रश्न नंबर 46 क्या है, ब्रिक्स संगठन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो चलिए देखते हैं इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है, बताने का प्रयास करेंगे। केवल सदस्य देशों के बीच मुक्त यानी फ्री में व्यापार को बढ़ावा देना है, नहीं। अगला क्या है, प्राथमिक लक्ष्य पूछा है, ध्यान रखिएगा, आपसी सुरक्षा के लिए एक सैन्य गठबंधन बनाना, नहीं। अगला देखेंगे क्या है, चलें, सदस्य देशों के बीच सहयोग एवं विकास को सुविधाजनक बनाना, बिल्कुल राइट आंसर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 46 का। चलिए प्रश्न नंबर 47 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश IBSA का सदस्य नहीं है। तो देखें, भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील, ये आपका IBSA के सदस्य देश हैं, बांग्लादेश नहीं है, ठीक है। इसमें ध्यान रखिएगा, IBSA का मतलब है इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। IBSA में इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका,
ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म भी पूछ लिया है IBSA का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 48 का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है। देखिए प्रश्न नंबर 49 है आपका, जब दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य व्यापार होता है तो इसे इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये भी मैंने सुबह में क्वेश्चन आपको पढ़ाया था, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 49 का। दोस्तों आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप 6 सेमेस्टर में भी मेरे साथ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। मैं पूरे बुक से आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ये बात ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, महासंग्राम, रिवीजन क्लासेस सब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो प्लीज़ जुड़ने का जरूर प्रयास करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये लास्ट प्रश्न है आप लोगों का, किसी देश की सीमा के भीतर श्रम एवं पूंजी की गतिशीलता अन्य देशों के बीच की अपेक्षा होती है, कैसी होती है बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बिल्कुल ग्रेटर होती है, अधिक होती है, ये ऑप्शन आपका राइट है। जल्दी मिलेंगे साथियों आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।